हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम से मन का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका जो चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मेक श्योर की वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको जो भी सॉल्यूशन है वो समझ में आ सके। एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2022 में जो सम पूछा गया था वो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर की वीडियो एंड तक देखें। और अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि द एबीसी कंपनी इज़ प्लानिंग टू बाय अ मशीन, द डेटा अबाउट इट आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया गया है, उसमें हमें बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ ₹1,50,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस है ₹30,000 एंड यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू हमें 0 दी गई है। फिर अब हमें आगे बताया गया है कि अदर एस्टिमेट्स आर एज फॉलोज। उसमें हमें यहाँ पे ईयर दिया गया है, तो टोटल 4 ईयर की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है। देन हमें यहाँ पे दिया है सेल्स इन रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है ₹36,000 का। एंड यहाँ पे हमें दिया है अदर कॉस्ट इन रुपीज़। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है कि टैक्स रेट इज़ 50%, यानी कि जो टैक्स का रेट है वो 50% दिया है। एंड आगे हमें बताया है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एज्यूमिंग 50% डिस्काउंट रेट। एंड यहाँ पे हमें 4 ईयर की इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे दी गई है। तो आगे आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने को बोला है पे बैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे समझ लिया है, तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे जो सेल्स दिया गया होगा वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना होगा। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट समझ रहे हैं, तो पहले इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो पहले सेल्स में से हमें माइनस करना होगा COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सेल्स में से COGS हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर हमें मिलेगा उसमें से हमें माइनस करना होगा जो हमारी अदर कॉस्ट यहाँ पे दी गई है उसको। तो इसका जो आंसर मिलता है उसमें हम माइनस करेंगे अदर कॉस्ट एंड इसका जो आंसर मिलेगा वो हमारा होगा EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स में से माइनस करेंगे हम यहाँ पे टैक्स एंड टैक्स माइनस करने के बाद हम यहाँ करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे हमें मिलेगा। अगर हमें यहाँ पे कोई भी डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दी गई होती कि यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन भी माइनस करना होगा, तो फर्स्ट हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करते, उसके बाद हम यहाँ पे टैक्स माइनस करते। बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस करके हमें यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो दिया हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो डेप्रिसिएशन को हमें सिर्फ यहाँ पे प्लस करना रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे टैक्स माइनस करेंगे, देन हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें हम हमारा जो डेप्रिसिएशन है जो ऑलरेडी माइनस किया हुआ है 36,000 वो यहाँ पे प्लस करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा कैश इनफ्लो। और ये जो कैश इनफ्लो हमें यहाँ पे मिला है उसको इंटू करेंगे हमारा जो PV फैक्टर है उसके साथ। तो यहाँ पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है उसके साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो इसको हम बोलेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो ये है इसका फॉर्मेट। तो इसी फॉर्मेट में हमें ये सम कैलकुलेट करना रहेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन माइनस करके ऑलरेडी यहाँ पे जो अमाउंट है वो दी गई है, इसीलिए हमें यहाँ पे नहीं माइनस करना होगा। और अदरवाइज़ इसमें से जो माइनस नहीं किया होता इन लोगों ने तो हमें यहाँ पे माइनस करना रहता।
तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन जो है वो प्लस करना रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा सेल्स में से हमें COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है हमें दिया गया है वो हमें माइनस करना रहेगा। तो एज पर अवर फॉर्मेट हम यहाँ पे सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते। तो फर्स्ट हम यहाँ लिख देते हैं ईयर जो हमें यहाँ पे दिया गया है। तो ईयर हमें दिया गया है 4 ईयर, तो 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो 4 ईयर हमने यहाँ पे लिख दिए। तो अब हम लिख देंगे इसका जो सेल्स की अमाउंट हमें यहाँ पे दी है वो। तो सेल्स फर्स्ट के 2,25,000, तो फर्स्ट में लिखेंगे 2,25,000। इसी तरह से बाकी के जो ईयर है उसका सेल्स भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स की अमाउंट है जो हमने आगे देखी थी वो हमने सारी यहाँ पे लिख दी है। तो उसमें से माइनस करेंगे जो हमारा COGS है यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो COGS यानी कि फर्स्ट की जो अमाउंट है वो है 1,80,000, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 1,80,000। देन सेकंड का है 2,02,500, तो यहाँ पे वो लिख देते हैं। तो बाकी की जो रकम है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो COGS की अमाउंट है वो हमने सारी यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। तो अब हमें जो सेल्स है उसमें से COGS की अमाउंट है वो माइनस करनी रहेगी। तो फर्स्ट 2,25,000 में से माइनस करेंगे 1,80,000, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 45,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 45,000। देन सेकंड में 2,40,000 माइनस 2,02,500 माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 37,500। इसी तरह से थर्ड का 2,62,500 माइनस 2,10,000, तो इसका हमें मिलेगा 52,500। एंड लास्ट का आंसर हमें मिलेगा 45,000। तो इसको माइनस करने के बाद हमें जो अमाउंट मिलती है वो भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। तो ये जो हमें अमाउंट मिली है उसमें से आगे हमने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें इसमें से अदर कॉस्ट जो है वो माइनस करनी रहेगी। तो फिर अब हम यहाँ पे जो हमारी अदर कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे। तो फर्स्ट में दिया है 15,000, तो 15,000। देन सेकंड में 22,500, थर्ड में दिया है 30,000 एंड लास्ट में हमें यहाँ पे दिया गया है 37,500। तो यहाँ पे जो अदर कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई थी वो सारी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। तो अब हमें जो यहाँ पे आंसर मिला है उसमें से माइनस करेंगे अदर कॉस्ट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा EBT का, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो होगा EBT यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। तो 45,000 में से माइनस करेंगे 15,000, तो इसका आंसर रहेगा 30,000। तो इसी तरह से बाकी की जो अमाउंट है वो भी हम माइनस करके लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट थी EBT की वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके राइट डाउन कर दिए। तो इसमें से अब हम माइनस करेंगे टैक्स। तो यहाँ पे हमें टैक्स माइनस करना रहेगा। तो यहाँ पे टैक्स लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पे जो टैक्स रेट दिया है वो है 50%। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला है EBT का उसका 50% करके हम यहाँ पे टैक्स लिख देते। तो 30,000 का 50% करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15,000। एंड 15,000 का 50% करेंगे तो आएगा 7,500। एंड थर्ड का हम 50% करेंगे तो आएगा 11,250। एंड 7,500 का करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3,750। तो यहाँ पे जो टैक्स की अमाउंट थी वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। तो यहाँ पे जो टैक्स की अमाउंट थी EBT में से माइनस करेंगे टैक्स, तो बाकी की जो अमाउंट बची है वो हम यहाँ पे लिख देते। तो ये जो अमाउंट है वो इसके अकॉर्डिंग सेम ही आएगी, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट थी वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। फिर आगे हम देखेंगे तो हमारे जो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें यहाँ पे मिल गया है, तो उसमें हमें प्लस करना रहेगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अगर हम प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन
तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा वो होगा कैश इनफ्लो। तो इसका आंसर हमें मिलेगा कैश इनफ्लो। तो यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया गया है 36,000। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है ऑफ रुपीज़ 36,000, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है उसकी अमाउंट है 36,000। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन 36,000। तो यहाँ पे जो 4 ईयर हमें यहाँ पे दिया गया है उन सब में यहाँ पे 36,000 का जो डेप्रीसिएशन है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अदर को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है रिगार्डिंग डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन की अमाउंट थी वो भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। तो अब हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन। तो उन दोनों का अगर हम एडिशन करें तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो होगा कैश इनफ्लो। तो 15,000 प्लस 36,000 हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 51,000। तो इसी तरह से बाकी की जो अमाउंट है वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे जो कैश इनफ्लो की अमाउंट थी वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा पीवी फैक्टर है उसके साथ। तो यहाँ पे जो हमें पीवी फैक्टर दिया है 4 ईयर का वो भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पीवी फैक्टर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जो पी फैक्टर दिया है उसमें हमें बताया गया है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एज्यूमिंग 50% डिस्काउंट रेट। तो 50% डिस्काउंट रेट के अकॉर्डिंग जो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दी गई है। तो कई बार एग्ज़ाम में हमें नहीं बताया जाता कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कौन सी है, सिर्फ हमें उसका जो डिस्काउंट रेट है परसेंटेज में वो ही हमें दिया गया होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो ये है वो फाइंड आउट करना होता है। आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमें 50% रेट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है पीवी फैक्टर। तो अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है 0.870 वो नहीं दी गई है तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है 15%। तो 1 डिवाइड में करेंगे, जो जितने भी परसेंटेज दिए गए हैं उसको 100 से प्लस करेंगे। तो 15 को हम प्लस करेंगे 100 से, तो इसका आंसर आएगा 115। तो इसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 डिवाइड 115। तो 115 कैसे आया, तो 100 में जो परसेंट दिया है उसको प्लस करेंगे तो 115 आया। तो 1 डिवाइड में 115 करेंगे और इसका परसेंट करेंगे तो हमारा जो आंसर आया है वो फर्स्ट का आंसर आ गया है। तो 0.870, क्योंकि यहाँ पे जो ये अमाउंट है वो 5 है इसीलिए यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो 0.870। फिर इसको जो परसेंटेज का साइन है वो हम फिर से प्रेस करेंगे तो हमारा जो आंसर आया वो है सेकंड ईयर का, जो है 0.756। इसी तरह से फिर से हम यहाँ पे परसेंटेज का जो साइन है वो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो थर्ड ईयर का है वो भी हमें यहाँ पे मिल गया है। तो 0.658। तो यहाँ पे 7 है बट यहाँ पे 5 की अमाउंट है इसीलिए यहाँ पे जो एक है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि 7 की जगह 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पे फिर से हम परसेंटेज का साइन प्रेस करेंगे तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिला है 0.572, यानी कि ये जो 7 है इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये आ गया होगा कि अगर हमें ये नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी गई होगी एग्ज़ाम में तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पीवी फैक्टर की अमाउंट थी वो भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमें मिलेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो फर्स्ट हम 51,000 इंटू करेंगे ये अमाउंट से, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो आएगा 44,370। तो इसी तरह से तीनों की जो अमाउंट है वो हम मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है उसकी अमाउंट भी हमें यहाँ पे मिल गई है। तो आगे हम जब सम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो एंड कैश इनफ्लो एंड लास्ट जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है उसके जो टोटल है उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले से यहाँ पे जो इसका टोटल है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो हम टोटल करेंगे तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा 37,500
कैश इनफ्लो का टोटल करेंगे तो इसका आएगा 1,81,500 एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है उसका टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,31,084। तो यहाँ पे जो इसका टोटल है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो आई होप कि ये कैलकुलेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो इसमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन है और कोई भी नेक्स्ट वीडियो आप कोई भी टॉपिक पर चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अब हम इसका फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे जो हमें बताया गया है कि हमें कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड। तो फर्स्ट हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पेबैक पीरियड। तो यहाँ पे लिख देते हैं पेबैक पीरियड। तो यहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमें कितने समय में बैक मिलती है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है वो हमें फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो कॉस्ट ऑफ मशीन है वो है 1,50,000 एंड सेकंड इसका इंस्टॉलेशन चार्ज है वो है ₹30,000। तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा तो वो होगा 1,80,000। यानी कि जो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन में ही इंक्लूड हो जाती है। तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,80,000, क्योंकि हमें यहाँ पे जो स्क्रैप वैल्यू है वो नील दी गई है यानी कि 0 दी गई है। तो हमारी जो फर्स्ट टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट वो है ₹1,80,000। तो हमें यहाँ पे जो ₹1,80,000 है वो हमें पे बैक कब होगा, कितने ईयर्स में होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो 1,80,000 को हम यहाँ पे कैश इनफ्लो में देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमें मिलता है 51,000, सेकेंड ईयर में हमें मिलता है 43,500, थर्ड ईयर में हमें यहाँ पे मिलता है 47,250। तो यहाँ पे हमें 3 ईयर में हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट जो मिलती है वो है 1,41,750। तो ये तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 1,80,000 उससे ये कम है, इसीलिए जो फोर्थ ईयर की जो कैश इनफ्लो है वो भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी रहेगी। तो इन तीनों का टोटल करेंगे तो उसमें हमें यहाँ पे 38,250 जो अमाउंट है वही हमें मिसिंग रहती है। और यहाँ पे हमें जो फोर्थ ईयर में जो हमारी अमाउंट रिसीव होती है वो है 39,750, जो हमारी अमाउंट जो है उससे ये ज़्यादा है। तो 3 ईयर में हम टोटल करेंगे तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उससे कम आ रहा है, तो वो हम 3 ईयर तो फिक्स ही रहेगा। तो फर्स्ट ईयर 3 ईयर लिख देते हैं, उसमें प्लस करेंगे 39,750 में से हमें सिर्फ 38,250 ही लेना बाकी है। तो अब हमें यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करनी रहेगी। तो यहाँ पे हमें टोटल 4 ईयर में कितना पैसा मिल रहा है, तो 39,750। तो 39,750 हमें पूरे ईयर में मिल रहा है, यानी कि एक ईयर में इतनी जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। तो 1 ईयर जो इतनी अमाउंट है वो 1 ईयर में मिल रही है। तो हमारी जो बाकी की जो अमाउंट है वो है 38,250, वो कितने ईयर में यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे 38,250 इंटू में 1 करेंगे और डिवाइड में करेंगे 39,750। तो इसका हम कैलकुलेशन करें तो हमारा आंसर आ रहा है 0.96। तो यहाँ पे जो 3 ईयर है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर प्लस 0.96 करेंगे और इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 3.96 ईयर। तो यहाँ पे जो पे बैक हमें मिलता है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसका, वो हमें मिलेगा 3.96 ईयर में। तो आई होप कि आपको कैलकुलेशन जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो लेट मी क्लियर ऑल दिस। यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट है और जो हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन है 1,50,000, उसमें प्लस करेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000। तो ये इन दोनों का प्लस करेंगे जो हमारी इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड हो जाती है, तो आएगा 1,80,000।
तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हो रहा है 1,80,000। एंड 1,80,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें कितने समय में जो पेबैक किया जाएगा, वो हमें इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी रहती है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे 1,80,000 हमें पे बैक करना रहेगा। तो 1,80,000 हम पे बैक करेंगे हमारा जो कैश इनफ्लो होता है उसमें से। तो फर्स्ट ईयर में हमें यहाँ पे कितना पे बैक होता है, तो फर्स्ट ईयर में हमें यहाँ पे 51,000 पे बैक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 51,000। फिर सेकंड ईयर में हमें मिलता है 43,500। तो इसमें प्लस करेंगे 43,500। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है टोटल 94,500। फिर थर्ड ईयर में हमें यहाँ पे मिल रहा है 47,250। तो 47,250 प्लस करेंगे तो हमारा 3 ईयर में हमें यहाँ पे कितनी अमाउंट मिल रही है, तो 3 ईयर में हमें यहाँ पे मिल रही है 1,41,750। फिर हमें यहाँ पे जो हमारा फोर्थ ईयर है उसमें हमें कितनी अमाउंट मिल रही है, तो उसमें हमें मिल रही है 39,750। तो यहाँ पे इसका टोटल करेंगे तो हमारा जो 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट है उससे ये बढ़ जाता है, यानी कि ये जो लास्ट ईयर का जो टोटल है वो इसमें बढ़ जाता है। तो अब हम यहाँ पे 1,41,750 जो है उसको माइनस करेंगे 1,80,000 में से। तो 1,80,000 माइनस 1,41,750 माइनस करेंगे तो हमारी जो बाकी की अमाउंट बचती है जो फोर्थ ईयर में से हमें लेनी है वो है 38,250। तो 1,41,750 में से जो हमारी बाकी की जो अमाउंट बचती है जो हमने यहाँ पे राइट डाउन की है उसमें प्लस करेंगे 1,41,750। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,80,000। यानी कि हमें जो फोर्थ ईयर में जो हमारा कैश इनफ्लो है वो पूरी अमाउंट हमें यहाँ पे नहीं रिक्वायरमेंट है, उसमें से हमें सिर्फ 38,250 ही चाहिए। तो हमारा जो टोटल है वो आ जाएगा 1,80,000। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो 39,750 है जो हमें फोर्थ ईयर में मिल रहा है या कैश इनफ्लो में, वो पूरे ईयर में हमें मिल रहा है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे 38,250 की ही रिक्वायरमेंट है। तो हमें कितने ईयर में मिलेगा, तो इसका हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,215 इंटू में 1 करेंगे एंड डिवाइड करेंगे 39,750 से। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.96। तो 3 ईयर, तो ये जो 3 ईयर है वो तो हमें यहाँ पे कंसिडर करनी ही है। तो यहाँ पे 3 ईयर प्लस 0.96 जो हमें ये मिल रहा है, तो इसकी जो पे बैक अमाउंट होगी वो हमें 3.96 ईयर में पे होगी। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आया होगा एंड आपको यहाँ पे कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो पे बैक पीरियड का जो आंसर हमें यहाँ पे मिला है वो है 3.96 ईयर। देन हमें यहाँ पे जो सेकंड कैलकुलेट करने को बोला है वो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देख लेते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से, एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में करेंगे 100। तो ये हो गया है इसका फॉर्मूला। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो टोटल है, यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो टोटल है 37,500, वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो 37,500 इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे जितने भी ईयर की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है उससे। तो हमें यहाँ पे 4 ईयर की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा 9,375। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट हमें यहाँ पे मिल गई है। और हमें यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट
इज इक्वल टू हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी है, तो इन्वेस्टमेंट इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगी 1,80,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1,80,000 एंड इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो नीचे यहाँ पे जो 2 है वो कंपलसरी ही रहेगा किसी भी फॉर्मेट में, तो इसको 2 से ही हमें यहाँ पे डिवाइड करना रहेगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा 90,000। तो यहाँ पे जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है उसकी अमाउंट भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए। तो इन दोनों अमाउंट जो है इनको यहाँ पर फॉर्मूले जो है उस पर पुट करते हैं। तो 9,375 डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट यानी कि 90,000 जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट किया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10.42%। तो ये हमारा जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करने को बोला था, उसका भी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो इसका आंसर आ रहा है 10.42%। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देन हमें यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड आउट करने को बोला है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो। तो यहाँ पे फर्स्ट हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला रहेगा, फर्स्ट हमें यहाँ पे लिखना होगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, या आप सिर्फ कैश फ्लो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पीवी फैक्टर इनटू करके कैश फ्लो के साथ हमने जो यहाँ पे जो फाइंड आउट किया है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, उसको आप पीवी ऑफ कैश फ्लो भी बोल सकते हैं। तो इसका जो टोटल है वो हमें यहाँ पे लिखना रहेगा, उसको डिवाइड करेंगे हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके साथ। एंड यहाँ पे हमारा जो पीवी ऑफ कैश फ्लो है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट किया है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वो है 1,31,084 एंड टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पे है 1,80,000 एंड इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो है 0.73। तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की जो अमाउंट थी वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी एंड आई नो कि ये वीडियो थोड़ा लंबा है, बट आपको ये समझ में आ सके इसलिए मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया है। तो मेक श्योर कि आपको ये समझ में आया हो, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मेक श्योर कि वीडियो फिर से देखें ताकि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो पूरा समझ में आ सके। तो ये जो सम है वो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो मेक श्योर कि आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो भी साथ में करिएगा। तो आई होप कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2022 में जो सम पूछा गया था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन किया है एंड आपको आई होप कि समझ में आया होगा। और अगर आपको इसके बाद भी कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।